गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा फूड एलर्जी के रिस्क फैक्टर और प्रिवेंशन के बारे में। ये क्या रिस्क फैक्टर हैं जो आपको फूड एलर्जी की कैटेगरी में ला सकते हैं एंड आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। नो जरा रिस्क फैक्टर्स जो फूड एलर्जी है उनको एक बार ध्यान से देखिए। नंबर 1, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है फूड एलर्जी की तो इस चीज की काफी संभावना है कि आपको फूड एलर्जी डेवलप हो जाएगी। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी फैमिली में अस्थमा की बीमारी है, एक्जिमा की बीमारी है, लाल लाल चकत्तिया अर्टिकेरिया की बीमारी है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको फूड एलर्जी डेवलप होने की संभावना है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको खुद को दूसरी किसी चीज से एलर्जी है, से फॉर एग्जांपल आपको मूंगफली से एलर्जी है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको अंडे से भी एलर्जी हो जाएगी। आपको अंडे से एलर्जी है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको फिश से हो जाएगी, और आपको फिश से है तो संभावना है कि आपको सी फूड से हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक चीज से एलर्जी है तो बाकी चीजों से एलर्जी होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ती है। नंबर 3 जो रिस्क फैक्टर है दैट इज एज। जो बच्चे हैं, जो टॉडलर हैं, इन्फेंट्स हैं इन पर्टिकुलर, उनमें सबसे ज्यादा एलर्जी की संभावना होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, जो एलर्जी से ये बच्चे आउटग्रो होने की संभावना होती है। लेकिन द मोस्ट कॉमन चीजें जिनके चलते बच्चों को एलर्जी होती है वो दूध से एलर्जी है, या काउ मिल्क से एलर्जी है, सोयाबीन प्रोडक्ट से एलर्जी है, या अंडे से एलर्जी इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। बट जैसे एज बढ़ती है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो इस तरह की जो एलर्जी है इसको आउटग्रो हो जाते हैं एंड ठीक हो जाते हैं। नंबर 4 पर आता है अस्थमा। अगर आपको अस्थमा है तो अस्थमा अगर है तो सांस की प्रॉब्लम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो अस्थमा है और फूड एलर्जी ये दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं। अगर आपको अस्थमा है तो फूड एलर्जी होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। ना जो रिस्क है एनाफिलेक्टिक जो रिएक्शन है उसकी कब बढ़ जाती है। अगर आपको अस्थमा की हिस्ट्री है और आपको फूड एलर्जी है तो पॉसिबिलिटी चीज की है कि फूड एलर्जी के चलते आपको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो जाएगा, जान का खतरा तैयार हो जाएगा। अगर आपको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो रहा है तो आप देखिए कि अगर आपकी एज कम है तो आपको जो यंगर पॉपुलेशन में एनाफिलेक्सिस होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। अगर जो एलर्जी के लिए आप जो दवा लेते हैं पर्टिकुलरली एपिनेफ्रिन, अगर उसे आप डिले करते हैं तो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। ऐसे ही अगर आपको फूड एलर्जी है लेकिन स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर एनाफिलेक्टिक शॉक है तो ये कॉम्प्लिकेशन है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा और आपको जान के खतरे में डालेगा। एंड कभी कभी जो कॉम्प्लिकेशंस खड़े होते हैं एलर्जी में, बच्चों को पर्टिकुलरली कि स्किन में एटॉमिक डर्मेटाइटिस हो सकती है या एक्जिमा जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। नो अगर फूड एलर्जी है तो प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है। साइंस ऐसा मानती है कि जिन चीजों से फूड एलर्जी है अगर उम्र में बहुत अर्ली उनको एक्सपोजर किया जाए तो फूड एलर्जी होने की जो संभावना है वो कम होती है। एक स्टडी ने ऐसा माना कि जो इन्फेंट्स हैं यानी जिनकी उम्र जो है ना 1 साल से कम होती है, या जिन्हें एटोपिक डर्मेटाइटिस है या एग एलर्जी है, अगर उनको अर्ली एज में इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाए फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ्स तो 80% चांसेस होते हैं कि उनको इस तरह की एलर्जी डेवलप नहीं होगी। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हमेशा जो है लेने की जरूरत पड़ती है। एक बार ये आइडेंटिफाई हुआ कि आपको इस चीज से एलर्जी है तो बेस्ट ये है कि उस चीज को हमेशा अवॉइड करने की जरूरत है। लेकिन बहुत आसान नहीं होता है ये। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको हर चीज मालूम नहीं होती है कि आप जो खा रहे हैं इसमें क्या चीज पड़ी हुई है, इससे आपको एलर्जी तो नहीं है। आपको कुछ स्टेप फॉलो करने की जरूरत है। जब भी आप कुछ खाते हैं या पीते हैं हमेशा जो लेवल है इसको रीड करने की आदत डालिए कि कहीं आप ऐसी चीज तो नहीं खाने वाले हैं जिससे आपको एलर्जी है। नाउ अगर आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो आइडियली स्पीकिंग आपको हाथ में ऐसा एक ब्रेसलेट या नेकलेस पहनना चाहिए जिस पर लिखा है कि आपको इन चीजों से एलर्जी है, और अगर आपको एलर्जी है तो आपको क्या करने की जरूरत है। आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, और इमरजेंसी के लिए एक इंजेक्शन आता है जिसे एपिनेफ्रिन कहते हैं, वो ऑटो इंजेक्टर उसमें आता है कि आप अपने जेब में रखिए। अगर एलर्जी है तो
एक इंजेक्शन लगाइए और उससे आपकी एलर्जी एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसलिए जब भी आप बाहर खाने जाते हैं तो इन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है ना। अगर आपके बच्चे को एलर्जी है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि किस चीज से एलर्जी है। बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में जो पर्सनल है उनको आइडिया होना चाहिए इसको बच्चे को एलर्जी है। अगर आपके बच्चे को एलर्जी है तो फूड एलर्जी के क्या सिम्टम आते हैं वो जो स्कूल में जो पर्सनल हैं उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। एक एक्शन प्लान वास्तव में आपको लिख के देना चाहिए जो बच्चे के साथ में होना चाहिए। आपका जो बच्चा है उसको मेडिकल ब्रेसलेट या नेकलेस रहना चाहिए कि इसको इन चीजों से एलर्जी है और इन केस अगर जो है एलर्जी डेवलप होती है तो ये एक्शन प्लान है, इसके बच्चे को ये दवा देनी है, इस बच्चे को ये इंजेक्शन लगाना है। इन आइडियली स्पीकिंग इन चीजों से खाने से बच्चे को अलग रखना है क्योंकि इसे एलर्जी की प्रॉब्लम है। नो फूड एलर्जी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके चलते आपको फूड एलर्जी हो सकती है? और अगर आपको फूड एलर्जी है तो उससे कैसे आपको बचना है? आपके बच्चे को फूड एलर्जी है तो बच्चे को कैसे को सेफ रखना है? इन चीजों को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।